सीताराम दोस्तों। आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र का मुद्रा और साख। आज हम इसके बारे में समझेंगे। जो मुद्रा विनिमय के माध्यम से हम समान रूप से स्वीकार करते हैं हर चीज़ों को, और इसी के माध्यम से मूल्यों के मापक भंडार सब कुछ हो पाता है और इसी रूप में काम भी करती है। क्या मुद्रा विनिमय के माध्यम से में समान रूप से स्वीकार है, जो मूल्य के मापक एवं भंडार के रूप में कार्य कर देती है। और कागजी मुद्रा कागज के काम के बने विभिन्न अंकित मूल्यों के नोट होते हैं। कागज के काम के बने हों। धातु मुद्रा सोना, चांदी, निकल, तांबा आदि किसी धातु से बनी मुद्रा को धातु मुद्रा कहते हैं। जो पेपर से बने हो, कागज से बने हो, कागजी मुद्रा। जो धातु से बने धातु मुद्रा। बैंकिंग उधार देने, निवेश करने के देश से जनता से मांगने पक्षक आदि के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जमाएं स्वीकार करने को बैंकिंग कहते हैं। अब एक ऐसा माध्यम जहाँ पैसा निकालें, जमा करें, चेक के द्वारा निवेश करें, किसी के माध्यम से उधार देने लेने में, लोन लेने देने में, वो व्यवस्था को आप बैंकिंग कहते हैं। और औपचारिक ऋण के अंतर्गत बैंकों और सरकारी समितियों से ही लिए गए कर्ज आते हैं। और अनौपचारिक ऋण में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आदि से लिया गया ऋण आता है। ये दोस्तों आगे देखते हैं, बिना टाइम बर्बाद किए हुए। बहुविकल्पी क्वेश्चन आंसर है। भारत में विनिमय माध्यम के रूप में हम किस करेंसी का प्रयोग करते हैं? बताइए, कौन सी करेंसी आप यूज कर रहे हैं इस समय? रुपया। अब मुद्रा का विनिमय का माध्यम कहा जाता है। क्यों मुद्रा को? क्योंकि इसमें किसी वस्तु या सेवा को सरलता से आप बदल सकते हैं। आपका नोट कोई भी ले लेगा, 500 का नोट आप ले चेंज करेंगे, कोई मना करेगा? नहीं करता ना, क्योंकि वैल्यू सेम है। दोहरे संयुग की आवश्यकता से छुटकारा मिल जाता है। क्या दोहरे संयुग की आवश्यकता से क्या मिल जाता है? छुटकारा मिल जाता है। ये बात से। और विनिमय का क्रिया में मध्यस्थता का काम करती है मुद्रा। आपको अगर सामान लेना है, चेंज करना को, ठीक है 500 का हुआ है, 400 पे दे रहे हैं, 100 का ये ले लो। तो विनिमय का माध्यम में मध्यस्थता का काम करती है मुद्रा। और मुद्रा का निगमन किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रा का जो निगमन होता है वो केंद्र सरकार ने नियुक्त कर रखा है। बैंकों का बैंक महाबैंक भारतीय रिजर्व बैंक। और निम्नलिखित साख के औपचारिक साधनों में नहीं होते, कर्मचारी नहीं होते औपचारिक साधनों में। SHG क्या है? स्वयं सहायता समूह। करेंसी मुद्रा का रूप है, आधुनिक है करेंसी मुद्रा। कौन सा बैंक में साख का कौन सा साधन है औपचारिक? अब निम्नलिखित में साहूकार उधार राशि पर ब्याज लेता है। साहूकार उधार राशि पर बहुत अधिक ब्याज लेता है भैया। अब बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक से लेने वाले अधिकांश कौन है? बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक से कर्ज लेने वाले अधिकांश लोग पता कौन है? वो महिलाएं हैं। समझे? कौन है? महिलाएं, आगे पुरुष। और धनी परिवारों के लिए साख का कौन सा मुख्य स्रोत है? वो औपचारिक स्रोत है। सिक्कों के प्रयोग से पहले निम्नलिखित में कौन सी वस्तु का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था? वो अनाज था। दोस्तों आगे देखते हैं। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली को किस कठिनाई का समाधान हुआ? आवश्यकता के दोहरे संयोग। इस कठिनाई का क्या हुआ? समाधान हुआ। और मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? क्योंकि विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करते हो। क्या पैसा दोगे तो सामान आपको वो दे देगा, तो ये मध्यस्थता काम करते हैं। बैंक अपने पास कितना नकद को सकते हैं? उस जितनी भी उसके पास राशि होगी उसका 15% हमेशा नकद कह सकेंगे। समझ गए दोस्तों?
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय के लिए कौन सी करेंसी उपयोग में लाई जाती है? वो तो फिर डॉलर ही है, उसी को सब उपयोग में लाते हैं। विनिमय के रूप में कोई मुद्रा कब मान्य होती है? जब उस देश की सरकार उसे इस कार्य के लिए अधिकृत कर ऑथराइज करते हैं। अनौपचारिक ऋण किन स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं? महाजनों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से। किन औपचारिक है, बहुत अधिक ब्याज लेंगे उन लोग। महाजन तो पूछो मत। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक किसका उदाहरण है? बांग्लादेश का जो ग्रामीण बैंक है वो स्वयं सहायता समूह का उदाहरण है। अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त ऋण अधिक महंगा क्यों होता है? क्योंकि जो ऋण होता है प्राप्तकर्ता की आय का अधिक हिस्सा ब्याज चुकाने में ही चला जाता है, इसलिए महंगा होता है। आत्मनिर्भर समूहों में बचत व ऋण संबंधी निर्णय कौन लेता है? समूह के सदस्य। और सिक्कों के प्रयोग से पहले कौन सी वस्तु मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी? वो थी अनाज। अनाज को प्रयोग करते थे लेन देन में, चेंजमेंट में, इन सब चीज़ों में। समझ गए? आगे देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या 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 करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में क्या क्या काम करता है, बताइए जरा। वो सरकार की ओर से मुद्रा को जारी करता है, करेंसी को जारी करता है। सभी बैंकें जो खुली है, प्राइवेट, सरकारी, जितनी भी बैंकें हैं, सभी बैंकों, उनके समितियों की जो वर्किंग कल्चर है, कार्य प्रणाली है, उस पर नज़र रखता है। यानी ब्याज की दरों और ऋणों की शर्तों पर निगरानी रखता है। किसी बैंक ने कोई ज़्यादा तो नहीं बढ़ा दिया, किसी ने ज़्यादा कम तो नहीं कर दिया, इसलिए वो भी नज़र रखता है। बैंक अपने पास कितना नकद कह सकता है, इस बात की भी वह सूचना रखता है। और ऋण किस प्रकार बैंक दे रहे हैं, इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक द्वारा। यही रिजर्व बैंक के कार्य है। समर्थक ऋण आधार क्या है? उदाहरण से बताइए। उधारदाता उधार प्राप्तकर्ता से समर्थक ऋणदाता के रूप में परिसंपत्तियों की मांग करता है, जिन्हें बेचकर वह अपनी ऋण राशि की वसूली कर सके। ये जो परिसंपत्तियां होती हैं, यही समर्थक ऋण आधार कहलाती है। जैसे कृषि भूमि, जेवर, मकान, पशुधन, बैंक जमा इत्यादि। आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक वाले ने कहा भैया अपने नाम देखते नहीं, मानो अपने मकान पे लोन लिया, तो मकान के पूरे कागजात वो बैंक वाला अपने पास रखवा लेता है। क्यों? अगर कल आप मर जाओ या बीमा भी नहीं किया है आपका, या पैसा ना दो, तो जो मकान के कागज रखे वो किसके नाम हो गया? बैंक के नाम हो गया, बैंक ने ले लिया। तो जो उसने रखवाया है ना, वही समर्थक ऋण आधार है। आपके बैंक मकान के कागज बैंक के पास चले गए, वो मकान के कागज आपके क्या करा लगे? समर्थक ऋण आधार। या आपने अपने जेवर रख दिए, कुछ पैसा ले लिया, तो वो जेवर नहीं पैसे दिए तो जेवर जमा हो गया। समझे दोस्तों? ये है समर्थक ऋण आधार। साख के औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्रों की विशेषताएं बताइए। साख के जो औपचारिक क्षेत्र क्या है? बैंक, सरकारी समितियों, पूर्व निश्चित ब्याज दर, उधार लेने वालों का शोषण न हो, ऋण वापसी के लिए अनावश्यक दबाव न हो, ये साख है। और अनौपचारिक क्षेत्र क्या है? महाजन, साहूकार, सदायुक्त। अनौपचारिक क्षेत्र अनिश्चित, जितना मनो अनिश्चितकालीन अधिक ब्याज लगा देते हैं। उधार लेने वालों को शोषण होता है, जो जिसने उधार ले लिया तो पूछो मत। कर्ज के जाल में फंसने की संभावना बढ़ जाती है। क्या कारण है कि कुछ व्यक्तियों समूहों को बैंक कर्ज देने को तैयार नहीं होते? ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है? बैंकों की अनुपस्थिति होती है और लोगों के पास समर्थक ऋण आधार नहीं होता है, जरूरी कागजात भी नहीं होते हैं, और वो ऋण की शर्तें पूरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए बैंक मना कर देती है लोगों को कर्ज देना। वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई 3 समस्याएं बताइए।
क्योंकि वस्तु विनिमय के लिए दोहरे संयोग की शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। एक सामान देगा, एक सामान लेगा, तभी हो पाएगा वस्तु विनिमय। अब आपको सामान कुछ मुझसे और चाहिए, मेरे पास सामान है नहीं देने के लिए, आपका एक्सचेंज ऑफर बन नहीं रहा है, तो क्या हुआ, वो प्रॉब्लम होगी पहले, तभी मुद्रा का उदय हुआ। समझा? नहीं तो नहीं होता। अगर सब लोग आपस में चला लेते काम तो आज भी ऐसे ही चलता हमारा काम, लेकिन नहीं हो पाया। आपको घर का दरवाज़ा बनवाना है बढ़ई से। अब दरवाज़ा आपने बनवा लिया, आपके पास भी गेहूँ है, मेरे पास भी गेहूँ है, बढ़ई तो कल दरवाज़ा ही बनाता है। अब मानो मैंने उसको 10 कुंतल गेहूँ दे दिया, 4 दरवाजे बना लिए, 50, 5, 6। अब दोबारा कोई व्यक्ति आएगा, बोलेगा हम भी गेहूँ दे दो, वो बढ़ई क्या करेगा गेहूँ का? कुछ नहीं करेगा। अब उसको कुछ और भी चाहिए, कपड़े वाला चाहिए। ऐसा हो नहीं पाता था कि हर व्यक्ति दूसरे की आवश्यकताएं पूरी कर दे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी दोहरे संयोग की। धन या वस्तु के मूल्य के संचयन में कठिनाई में दिक्कत हुई रखने के लिए। अविभाज्य वस्तु का विनिमय कठिन। आपको गाय चाहिए, आपने कहा आधी आधी कर लो, तो उस हिसाब से तो काम गाय थोड़ा आधी हो सकती है, कोई चीज़ नहीं बच सकती। वस्तुओं को भविष्य में होने के लिए लंबे समय तक संग्रहित करना कठिन था। सेवाओं का मूल्य निर्धारण और विनिमय में कठिनाई होती थी। कर्ज जाल कब उत्पन्न होता है बताइए? जब आप पिछला ऋण न चुका पाए, पिछला ऋण चुका नहीं पाए, नया कर्ज आप ले लें, और आपने जो और भी पहले कर्ज लिया उसके लिए आपने अपनी परिसंपत्तियां बेच दी हों, और आपकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो जाए, तभी आप कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। ऋण की शर्त किसे कहते हैं? ब्याज दर, समर्थक, ऋण आधार, आवश्यक कागजात, भुगतान के तरीके आदि जो कुछ सम्मिलित कर लेते हैं, वही ऋणों की शर्त है, और ये सभी के लिए अलग अलग हो सकती है। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है? ये हमेशा गरीबों को संगठित रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हैं, किसी का शोषण ना हो तो शोषण से बचाने का प्रयास करते हैं, कर्जदारों को कर्ज के जाल से बचाने का प्रयास करते हैं, और महिलाओं को स्वावलंबी व रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध करवाते हैं। भारत में औपचारिक ऋण क्षेत्र को विस्तृत करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इस बहुत आसानी से प्राप्त होता है, इसमें किसी का शोषण नहीं होता है, ब्याज की दरें अनिश्चित व उच्च होती हैं, और गरीब अशिक्षित लोग आसानी से ऋण के जाल में फंस जाते हैं, तो लोग नहीं फंसेंगे। साहूकारों पर निर्भरता कम हो जाएगी। छोटे छोटे कर्जदारों को आसानी से जब कर्ज मिल जाएगा तो वो मूलधन चुका देगा, कि थोड़ा वो जो नाममात्र का कर्ज ब्याज होगा वो दे देते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मुद्रा का अर्थ क्या है, क्या बताइए? मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। किसके माध्यम के रूप में? विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं उसको। नोट, सिक्के। और मुद्रा का कार्य क्या है? मूल्य का मापन करना, मूल्य का संचय करना, स्थगित भुगतान करना, साख का आधार, राष्ट्रीय आय का वितरण करना, और तरलता प्रदान करना, ये मुद्रा का अर्थ है। ऋण लेने के लिए ऋणों को कौन कौन सी औपचारिकताएं करनी पड़ती हैं? उनको अपने आय का ब्यौरा देना पड़ता है, रोजगार कार्ड दिखाना पड़ता है, मकान के कागज बैंक को सौंपने पड़ते हैं, गृह ऋण लेना, होम लोन लेना है तो बैंक संतुष्ट नहीं होगा तो भी तुमकी गारंटी लेगा, और गारंटी देने वालों से ऋण का भुगतान लिया जाता है यदि उधार लेने वाला व्यक्ति कर्ज न चुका पाए। ये समझ लीजिए, बोला हो चुका है। हमें बैंक की आवश्यकता क्यों है? बैंक कौन कौन सी सेवाएं देते हैं, और बैंकों का मुख्य स्रोत क्या है? आधुनिक समय में प्रतिदिन आर्थिक कार्यों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से बैंकों की हमें बहुत आवश्यकता है। लोगों में बचत की भावना पैदा हो जाती है, बचत को सुरक्षित रख देते हैं, उसी बचत पे वो ब्याज लेने लगते हैं, जो पैसा बचाते हैं वो आवश्यकता पड़ने पर वो बैंकों से अपनी जमा राशि निकाल भी लेते हैं, और जब उनको लोन लेना हो, बेटी की शादी करनी हो, होम लोन लेना हो तो वो ले लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में साख के कौन कौन से स्रोत हैं?
और उनमें से साख का सुविधाजनक स्रोत क्या है? सुविधा औपचारिक स्रोत हैं बैंक, सरकारी समितियाँ, ये औपचारिक। लेकिन अनौपचारिक स्रोत क्या होते हैं? साहूकार, महाजन, रिश्तेदार। सुविधाजनक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत निम्न कारण से होते हैं क्योंकि आप गए, आपको तुरंत कर्ज मिल जाएगा, जरूरत के समय तुरंत मिल जाएगा, और जब मिल तो जाता है तो कोई गारंटी की जरूरत नहीं है बस, लेकिन ब्याज अधिक लगेगा। फिर ब्याज का ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, आप उतने में कर्ज में तब जाएंगे। हमें भारत के ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों, समझा चुके हैं हम आपको। अनौपचारिक क्षेत्रों से ऋण लेने वाले समूहों में अधिकतर ग्रामीण, अशिक्षित और गरीब ही क्यों होते हैं? यह किस प्रकार उनके शोषण को बढ़ावा देता है? अनौपचारिक क्षेत्र वही है, महाजन, रिश्तेदार, संपन्न लोग। तो वहाँ पे क्या हुआ, आप लोग क्यों फंस जाते हैं? गरीब लोग क्यों फंसते हैं? उनको पैसे की जरूरत पड़ी, वो चलेगा तुरंत, कोई गारंटी वारंटी नहीं ली, नाम पता लिया, ठीक है तुम्हारा ये नाम है, ये कहा, इतने इतने ब्याज पर ज़्यादा पैसा देंगे, कहा ठीक है कोई ज़रूरत है आपको, जब ले लिया तब जाल में फंस गए, उन्होंने ब्याज का ब्याज दिया, फिर ये किया वो किया, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। लोग उनको परेशान करते हैं, कभी उनकी संपत्तियाँ जब्त कर लेते हैं, ये दिक्कत आती है। देख लीजिए, स्वयं सहायता समूह गरीबों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार लाते हैं? क्योंकि वो महिलाओं को आर्थिक विकास करते हैं, ब्याज में कमी करते हैं, गरीबों का संगठन बनाते हैं, सामाजिक सुगम जानकारियाँ देते हैं। किसी व्यक्ति को छोटा सा व्यवसाय करने के लिए ऋण की जरूरत है, किस आधार पर निश्चित करेगा कि वो बैंक से ऋण लेना चाहिए, साहूकार से? बैंक से ऋण ले ले वो, क्योंकि ब्याज की दर कम होगी, भुगतान की शर्तें अदा नहीं होंगी, ऋण आधार होता है। चेक भुगतान दौरान नकद की भुगतान की अपेक्षा किस तरह से बेहतर विकल्प है? नकद कैश लेना है ना, उससे जोखिम बड़ा होता है, और चेक से भुगतान सरल है, और भी चेक को ले जा सकते हैं। भैया हो गया, चेक के लेफ्ट कार्नर अपने दो लाइनें खींच दी कॉर्नर पे ऊपर, तो वो आपके अकाउंट में जाएगा, चाहे कोई भी ले जाए चेक चोरी करके, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कैश ले लिया, कोई भी चोरी कर लेगा, लूटपाट करेगा, इसलिए चेक इंपॉर्टेंट है। और जनता द्वारा प्राप्त जमाओं का बैंक क्या करते हैं कि जमा राशि के बड़े भाग को ऋण के लिए वो उपयोग करते हैं। जो जमा राशि जनता द्वारा होती है बैंकों में, किसानों को कम ब्याज पर ऋण देते हैं बैंक, और जमाकर्ताओं को ब्याज देते हैं। दोस्तों और जो चीज़ें थी वो बार बार वही आ रही थी, इसलिए मैंने दोस्तों क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। दोस्तों आज इस टॉपिक में बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।